नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। पुतिन की एंट्री हो रही है। युद्ध रुकवाने की तैयारी है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट से पीछे धकेलने के लिए तीन ताकत एक साथ आ रहे हैं, ईरान, रूस और चीन। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची सीधा मॉस्को पहुंच गए हैं। खबर गर्म यह भी है कि अरागची का अगला दौरा बीजिंग हो सकता है। खबर यह भी गर्म है कि पुतिन अब मिडिल ईस्ट की जंग में फुल एंड फाइनल स्टॉप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की पाबंदियां फेल हो गई हैं। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने की जद्दोजहद अमेरिका भी नहीं कर पा रहा। अरागची बीजिंग भी जा सकते हैं ताकि चीन की आर्थिक दीवार को ईरान के साथ खड़ा किया जा सके। मिडिल ईस्ट में ट्रंप की दादागिरी को जवाब देने के लिए रूस, चीन और ईरान तीन महाशक्तियां एक साथ आ चुकी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर ईरान के साथ खड़े रहने और ईरान को मदद देने का खुला ऐलान कर रहे हैं। यानी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती। क्या पुतिन ट्रंप को किनारे कर मिडिल ईस्ट के असली शांति दूत बनेंगे? क्या तीन महाशक्तियां मिलकर शांति का संदेश लिख पाएंगी, अमेरिका को पीछे धकेल पाएंगे? क्या वक्त आ चुका है कि होर्मुज की बाजी को पलट दिया जाएगा? पूरी दुनिया की नजर इसी मुद्दे पर है। आज करेंगे इसी पर बातचीत, बताएंगे खबर के पीछे की खबर क्या है और इस पर करेंगे सबसे बड़ी डिबेट। इतिहास गवाह है, जब जब दुनिया किसी की एक की दादागिरी से, तानाशाही से परेशान हुई, तब तब वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। शक्ति के नए केंद्र उभरे हैं और आज भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंच चुके हैं, पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं और पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। पुतिन ने कहा है कि इस इलाके में दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस ये जानता है कि अमेरिकी और इजरायली हमले के आगे तेहरान झुकेगा नहीं। महज ये एक दौरा नहीं है, ये ट्रंप की मिडिल ईस्ट में घेरेबंदी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तीन महाशक्तियां एक तरफ है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ है। और वो कहते हैं ना, जमाने भर में अपनी जीत का जो शोर करते हैं, उन्हें क्या इल्म कि अब वक्त का रुख और हिसाब किताब क्या है। पुतिन मिडिल ईस्ट का मसीहा बन सकते हैं क्योंकि पुतिन की ताकत के आगे, और उसमें अगर चीन और ईरान की ताकत जोड़ दी जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है। और यह तस्वीर आज डोनाल्ड ट्रंप के रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस मीटिंग के बाद पुतिन ने ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अंदर खाने खेल तो कुछ और चल रहा है। रशिया भी मदद कर रहा है, ईरान की चाइना भी मदद कर रहे हैं और ये बात ट्रंप जानते हैं। और यही वजह है कि अभी तक वो ईरान को झुका नहीं पाए हैं। लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुका है। तस्वीर देखिए कैसे खुले आम राष्ट्रपति पुतिन इस जंग में एंट्री ले रहे हैं। कैसे अरागची पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और पुतिन गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, हालचाल जानते हैं। फिर ईरानी टीम के साथ द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मिडिल ईस्ट पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे की जद में अमेरिका, यह बात ईरान अच्छी तरीके से जानता है, रूस भी जानता है और चीन भी जानता है। अरागची ने पुतिन के कान में कुछ ऐसा कहा है जिसे व्हाइट हाउस की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो अरागची ने मिडिल ईस्ट की ताजा हालातों की पूरी फाइल पुतिन को दे दी और पुतिन अब आगे का फैसला करेंगे कि ईरान को कैसे सपोर्ट करना है, हथियार, मिसाइलें वगैरह और कैसे पहुंचाई जाए अगर दोबारा से युद्ध की स्थिति बनती है, और रणनीतिक दबाव कैसे बनाया जाए, जो मैक्सिमम प्रेशर की बात होती है। यानी कि पुतिन से भी मुलाकात, और खबर मुझे यह भी मिली है कि ईरानी विदेश मंत्री हो सकता है बीजिंग के दौरे पर भी चले जाए। एक खुला इनविटेशन, आइए मिडिल ईस्ट को सेव करते हैं। और ईरान जंग में अगर पुतिन की डायरेक्ट एंट्री हुई तो जंग खत्म हो जाएगी।
एक तो अगर पुतिन मीडिएशन करते हैं, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच में संवाद अच्छा है, यह बात तो माननी होगी। रणनीतिक राजनयिक मध्यस्थता होती है तो पुतिन सीधा संवाद कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, दोनों की हॉटलाइन पर बातचीत होती है। रणनीतिक समझौता कैसे हो सकता है? यह समझौता रूस को ईरान के सुरक्षा ढांचे में एक मजबूत कानूनी दखल देता है, ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने पहले ही ईरान के समृद्ध यूरेनियम को रूस में सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल की परमाणु चिंता खत्म हो जाएगी। फिर पुतिन और ट्रंप के बीच इस संकट को लेकर सीधा संपर्क हो सकता है। ट्रंप ने पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था। दोनों के बीच कई दौर की मुलाकात हो सकती है, दोनों हॉटलाइन पर लंबी लंबी बातें करते हैं। यानी यहां मौका है कि पुतिन शांति दूत बन जाए और अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेटकर मिडिल ईस्ट से निकलना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सैन्य और खुफिया संतुलन। रूस ने युद्ध के दौरान ईरान को खुफिया जानकारी दी, सैन्य सहायता दी है, सामरिक सहायता दी है, लेकिन अभी तक रूस ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप से परहेज किया है। लेकिन पुतिन को इजराइल के साथ बातचीत के लिए एक विश्वसनीय पक्ष यही मुद्दे बनाते हैं। ईरान के लिए पुतिन शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, ईरान के दोस्त की भूमिका निभाएंगे, यह तो तय हो गया है। अगर आज की तारीख में अमेरिका के पीछे इजराइल खड़ा है तो अब यह मान लीजिए कि रूस के पीछे, ईरान के पीछे रूस और चीन भी उसी ताकत के साथ खड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अरागची का अगला ठिकाना बीजिंग हो सकता है, जहां वो जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। और लड़ाई का जो पूरा ताना बाना है उसी के इर्द गिर्द भुना गया है। ये लड़ाई सिर्फ डायरेक्ट ईरान से नहीं है, चाइना वर्सेस ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल चल रही है लड़ाई। और चीन वो आर्थिक ताकत बन चुका है जो अमेरिका की आंखों की किरकिरी है। और अरागची ये दौरा इसलिए कर रहे हैं कि वो जंग का वो त्रिकोण बनाना चाहते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। इसलिए ईरान, रूस, चीन फर्स्ट का मोर्चा तैयार है। अब ये तीन महाशक्तियां कैसे इस पूरे जंग का रूप बदल सकती हैं, प्रारूप बदल सकती हैं, यह भी देख लीजिए। अगर गल्फ ऑफ ओमान में ईरान, रूस, चीन अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाते हैं तो अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। रूस की मिसाइल तकनीक, चीन की निगरानी क्षमता, ईरान का ड्रोन नेटवर्क अगर एक साथ आ गया तो अमेरिकी सेना के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। डॉलर को पहले ये लोग दरकिनार कर चुके हैं। ये लोग आपस में डॉलर में व्यापार नहीं करते, ना रूस करता, ना ईरान करता और ना ही चाइना करता है। ये अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं और इससे अमेरिका को डायरेक्ट नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका रशिया पर सैंक्शन लगाता है, ईरान पर सैंक्शन लगाता है और अभी हाल फिलहाल में उसने चाइना पर भी सैंक्शन लगाया है। रूस, चीन मिडिल ईस्ट के देशों को सुरक्षा का विकल्प दे सकते हैं, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ी डिमांड है। रूस का मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रस्ताव भी है, अमेरिका के प्रभाव को कम करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और यह बहुत वर्नरेबल सिचुएशन है इस वक्त अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में। बेशक उनकी मौजूदगी और बहुत जबरदस्त तरीके से मौजूदगी, उनके सैन्य अड्डे हैं, सैन्य बेसेस हैं, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर हैं जो हालात अभी बने हुए हैं। इसके अलावा चीनी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन ईरान और अन्य देशों में भारी निवेश कर रहा है। ईरान में तो बहुत बड़ा निवेश है और यही निवेश ईरान को आत्मनिर्भर बनाता है और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से रोकता है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ट्रंप की दादागिरी ने इन तीनों को एक ही थाली का यार बना दिया है। तीनों जानते हैं अगर आज साथ नहीं आए तो अमेरिका एक एक करके सबको ठिकाने लगाएगा। ट्रंप कहते हैं ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, लेकिन ट्रंप शायद एक रास्ता भूल गए, कैस्पियन सी वाला। इस रास्ते से ईरान को मदद, ईरान को रसद, सब कुछ धड़ल्ले से पहुंचाया जा रहा है। ईरान के पास कहीं कोई कमी नहीं है। और जो कह रहे हैं हर दिन 5,400 करोड़ का नुकसान ईरान को हो रहा है, उसकी खाना पूर्ति भी ईरान कुछ समय तक कर लेगा। पुतिन की कूटनीति, चीन का पैसा और ईरान का हौसला, ये तीनों मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जो चीन की दीवार की तरह है, जिसे पार कर पाना ट्रंप के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और जिस हिसाब से रशिया और चाइना की ताकत बढ़ रही है, खास करके इस जंग के बाद, वो अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन ट्रंप का क्या है?
ट्रंप की तो एक ही लाइन है, इधर माई वे नहीं तो हाईवे। लेकिन तीन महाशक्तियां साथ आ चुकी हैं और यह बात वॉशिंगटन में भी चर्चा की जा रही है। इसलिए ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है जंग लड़ना है, जंग लड़िए। यह बार बार सीजफायर का ड्रामा नहीं चलेगा। रूस ईरान का सबसे करीबी सामरिक सहयोगी है। कैस्पियन सी के जरिए दोनों देशों की सीमा भी लगती है। आराक्शी का मॉस्को दौरा जो पुतिन से समर्थन के लिए मांगने आए हैं, पुतिन ने खुला ऐलान कर दिया जितना हो सके उतना मदद करेंगे। अब चीन की भूमिका भी देख लीजिए। रूस के बाद बीजिंग जाने का उद्देश्य है चीन को भरोसे में लेने की एक सबसे बड़ी कवायद है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान चाहता है कि इस मौजूदा दौर में चीन कूटनीतिक लिहाज से ईरान के साथ खड़ा हो, और वो खड़ा है अभी तक चीन। अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि ईरान की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता टल गई है। 3 दिन का अल्टीमेटम है। 2 मई को डोनाल्ड ट्रंप को खुद को भी प्रूव करना है यूएस सीनेट में। लेकिन यह 3 पावरफुल मुल्क एक साथ आ चुके हैं। तो क्या ट्रंप की वापसी हो जाएगी मिडिल ईस्ट से? इन 3 शक्तियों के सामने ट्रंप को समझौते की मेज पर आना पड़ सकता है। प्रेशर बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, अब चेक एंड मेट की बारी है। और अगर पूरी ताकत से रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं और जिस तरह का बयान पुतिन का आज आया है, उसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर चला जाएगा। और ये तस्वीरें जानबूझकर रिलीज की गई हैं। इसके मायने क्या है समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सब हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कमांडर चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ यूएस से। इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और पहला सवाल मेरा कैप्टन श्याम कुमार से है। आराक्ची के इस रूस के दौरे को सर आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद। जय हिंद, सनोवरणम। विवेक जी, देखिए बहुत सिंपल बात है। ईरान फिलहाल परेशान है और उसको जो मार लगी है या जो ब्लॉकेड हुआ है, हम सब संवेदना रखते हैं अपने इस पुराने पड़ोसी से। लेकिन फिलहाल जो ऑयल क्राइसिस हो रही है वर्ल्ड में, उसमें ईरान का तेल नहीं निकल पा रहा और 38 से ज्यादा शिप्स को वापस किया गया है, जैसा रिपोर्ट आ रही है ब्लॉकेड की, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा जमावड़ा वहां किया है। तो इस स्थिति में कई प्रपोजल्स ईरान लगातार एक के बाद एक टेबल पे दे रहा है, और इसलिए क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करके फिलहाल कोई अग्रेसिव पोस्चरिंग तो नहीं रखी है, पर वो ब्लॉकेड एक स्लो वॉर का हिस्सा होता है, ब्लीडिंग टू डेथ का, उसका हिसाब कर रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए लगातार वो ट्रंप से बातें करने के लिए, जैसे आज का प्रपोजल दिया उन्होंने कि पहले आप सीज फायर करो, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हॉर्मुज़ पे बात करो और स्टेज 3 में हम यूरेनियम पे आएंगे। तो उसको ट्रंप ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी पकड़ तो यूरेनियम पर है। इसके साथ साथ डिप्लोमेसी की बात करें तो वो ओमान गए, पाकिस्तान गए, हालांकि 4 घंटे 5 घंटे की मीटिंग उन्होंने की। वो ये जरूर दिखा रहे हैं विश्व को कि ईरान शांति चाहता है और ईरान बात करने के लिए तैयार है। लेकिन बाकी सब देश इसको समझें कि ईरान की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो हर्जाना उसने मांगा है, जो उसका डिवास्टेशन हुआ है, वो कैसे होगा। उसको पाषाण युग में जो आप ले जा रहे थे उससे पहले रोका जरूर, लेकिन काफी नुकसान हुआ उसका। तो वो क्या करे। पाकिस्तान से भी बात की 5 घंटे की, फिर वो अभी रशिया गए हैं। और पुतिन की माने आप कह रहे हैं जैसा कि पुतिन एक मीडिएटर के रूप में अपने को देखते हैं, कोशिश करते हैं। और चाइना की बात कर रहे हैं तो वो बीजिंग जा रहे हैं। तो चाइना ने कई बार प्रपोजल रखने की कोशिश की ग्लोबल स्ट्रेटजी में, वो अपने को एक रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर के रूप में शो करना चाह रहा है, एक रिस्ट्रेंट के साथ सामने नहीं आया अभी तक वो कहीं भी। ब्लॉकेड में जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो कूद पड़े, मुझे नहीं लगता कभी वो ऐसा करेगा। चाइना ने कभी ऐसी कोई उसकी इंडिकेशंस वर्ल्ड में रही नहीं है जहां वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अननेसेसरली आए, जब तक कि उसके हितों को डायरेक्ट, हालांकि हितों को क्या, उसके 80% फ्यूल ऑयल एनर्जी क्राइसिस में वो भी जूझ रहा है, पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आना एक दूसरी बात होती है। और अश्वमेध यज्ञ की तरह ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, और एक बड़ा जमावड़ा है वहां पे। तो बीजिंग भी चाहेगा, हालांकि बीजिंग टैसिट सपोर्ट दे रहा है। इंटेलिजेंस, आप जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जगह पे वो बायडो कंस्टलेशन के साथ, चाहे वो रॉकेट फ्यूल हो, चाहे वो शिप से शिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, उनको इंटेलिजेंस दे,
या बैक सपोर्ट करे या तो रडार दे, बहुत कुछ दे रहा है उनको, मोरल सपोर्ट भी दे रहा है, हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन में तो अमेरिका ने तो यही तो सारा बदले की बारी है ना। अमेरिका ने भी तो यूक्रेन को दिया भर भर के कि भैया आप लड़िए, आप जब तक लड़ सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया, पैसे से, हथियार से, रसद से, जो दे सकते थे सब दिया। अब रूस और चाइना की बारी है, वो कह रहे हैं आप लड़िए, हम आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई जारी रखेंगे। पर ये होगा नहीं। देखिए, टैसिट सपोर्ट देना, बैकग्राउंड से सपोर्ट देना, और इसलिए तो ब्लॉकेट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड के हर ओशनिक रीजन पे डिक्लेयर कर दिया। और कैस्पियन सी का ब्लॉकेट कहां है सर? कैस्पियन सी के जरिए तो ईरान और रशिया डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। 18 मार्च को इजराइल ने एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया, कैस्पियन सी को धो डाला। ये लवान जो आपने आयरिस जो डेना शिप डूबा था, उसका सिस्टर शिप नया शिप वहां खड़ा था, उसको डुबोया, सारे शिपयार्ड को नष्ट कर दिया, जितने पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, और जहां पर उनके जो फ्यूल के रिसीवर्स हैं उसको भी नष्ट कर दिया। देखिए, तुर्कमेनिस्तान और अजबेकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, वहां से वो ऑयल लेता है और इंटरनल सप्लाई अपने यहाँ रखता है, और उसी के बदले उसको कहते हैं ऑयल स्वैप। ऑयल स्वैप में वो यूज नहीं करता। तो आज के दिन में देखिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन कोई भी ईरान का कैस्पियन सी में नहीं है, और रशिया से उसकी लाइफलाइन की हम बात करते हैं, लेकिन वहां से वो ऑयल नहीं ले सकता क्योंकि उसके साथ कोई पाइपलाइन नहीं है। हाँ, उन्होंने एक्सप्लोरेशन जरूर शुरू किया अपना, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, और ऐसा कोई योजना भी नहीं है कि उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया हो। तो ऑयल वहां से नहीं जाता, अगर जाता भी है तो जस्ट 5 या 6% का ऑयल, और वो उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि वो एक तरह से रेजिलिएंट, एक तरह से कह सकते हो, थोड़ा सा दे सकता है मदद, पर वो इंटरनल ईरान की सप्लाई के लिए अपने नॉर्दर्न नेबर से खरीदता है, और उसके वजह में सदर्न से वो सप्लाई कर देता था। लेकिन ऐसा होना नहीं होगा अभी, क्योंकि सदर्न साइड से वो पूरी तरह से बंद है। तो ये कहना कि कैस्पियन सी से वो लाइफलाइन पे जी लेगा या वहां से उसको नहीं, ये रिपोर्ट्स हैं कि रूस और ईरान के बीच हथियारों की डीलिंग कैस्पियन सी के जरिए होती है, और जिस मार्च 2026 का आप जिक्र कर रहे हैं, जब ये अटैक हुआ था, उसके बाद फिर कोई अटैक नहीं हुआ। मैं कमांडर चक्रपाणी जी से इसका रिएक्शन ले लूं कि वो क्या खिचड़ी पकते हुए देख रहे हैं रशिया, चीन और ईरान के बीच में। फिर मैं इमरान खोखर और कौल साहब के पास जा रहा हूं। जी, कमांडर चक्रपाणी जी। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। देखिए, आपने और कैप्टन श्याम कुमार ने बहुत अच्छी तरह से इनिशियल चीजें कही हैं, लेकिन एक कदम हल्का सा पीछे लेते हुए अगर आप देखेंगे ईरान की स्थिति क्या है। ईरान की स्थिति आज ऐसी है जिसमें ईरान अब भागना शुरू कर रहा है कि कोई आके मध्यस्थता कर दे। इससे पहले अमेरिका कर रहा था, अमेरिका पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडरा रहा था और फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। अब ईरान ये कर रहा है, मतलब साफ दिखाई देता है कि जूता जो है उनको चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मिलिटरीली तो ईरान काफी हद तक ध्वस्त हो गया है, उसके पास कुछ हथियार हैं, उसके पास क्षमताएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा, लीडरशिप वर्चुअली खत्म। आज की तारीख में मुश्तबा जिंदा है नहीं है कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। कहते यह हैं कि अगराची गए हैं मुश्तबा का संदेशा लेके, लेकिन क्या सही है क्या झूठ है ये तो वक्त बताएगा। तीसरी बात, ये तो पुतिन ने कंफर्म कर दिया ना सर, ईरान की बुरी हालत है। पुतिन ने कंफर्म कर दिया कि मुझे मुश्तबा का संदेश मिला है और मैं उस पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने कंफर्म किया अपने बयान में, अभी के लेटेस्ट बयान की बात कर रहा हूं, कुछ घंटों पहले की बात है। ठीक है, फेयर इनफ। अगर मुश्तबा हैं भी तो वो सामने तो नहीं आए हैं, सामने नहीं आया। इकोनॉमिकली ईरान की हालत बहुत खस्ता है, इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। उनके पास अगर जहाज उनके कुछ चले भी जाए बाहर, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब तेल को स्टोर करने की क्षमता 3 दिन से ज्यादा नहीं है। लक्ष्य नाम के एक जहाज जो VLCC है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, वो जो रिपिट में था उसको कंडेम करने वाले थे, उसको वापस जिंदा करके टो करके ले गए खड़ग आइलैंड, ताकि उसमें 2 मिलियन बैरल डाल सके, मतलब 2 दिन का और स्टॉक जा सके। ठीक है, लोग अगर वहां पे रास्ते पे नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए है नहीं है क्योंकि बसीज और IRGC से डरे हुए हैं। डिप्लोमेटिकली
ईरान अकेला पड़ा हुआ है। जीसीसी देश कहते हैं कि अब भैया खत्म करें, ईरान को खत्म ही करना है, नहीं तो ईरान अगर वापस आता है और पावरफुल होता है तो वो जीसीसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईरान शिया देश है, जीसीसी में पॉपुलेशन कई जगहों पे शिया है ज्यादा, फिर भी वहां के जो रूलर है वो सब सुन्नी है। ये शिया सुन्नी की पुरानी लड़ाई वापस छिड़ेगी, ये तो पुराना, ये तो सर जीसीसी वर्सेस ईरान का लफड़ा बहुत पुराना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।